आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सयाहत के लिए मशहूर और मरकज के जेर इंतजाम इलाके लक्षद्वीप में इन दिनों बेचैनी का आलम है। इसकी वजह यह है कि लक्षद्वीप के मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ने LDAR बिल को मुतारिफ कराया है, जिसे लक्षद्वीप के अवाम अपने तशख्खुस और रिवायात के खिलाफ मानते हैं। चूंकि मुंतजिम प्रफुल्ल पटेल वाज़े तौर पर जजीरे के मामलात संभालने में नाअहल साबित हुए हैं, इन्हें फौरी तौर पर वापस बुलाने की भी लोग अब डिमांड कर रहे हैं। इस बीच मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से बीजेपी की एक वफ्द ने मुलाकात की है और मौजूदा हालात से वाकिफ कराया है। अमित शाह ने यकीन दहानी कराई है कि बिना गौर व फिक्र के कानून को हतमी शक्ल नहीं दी जाएगी, मकामी लोगों को एतमाद में लिया जाएगा और मकामी वफूद के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या लक्षद्वीप के अवाम की बेचैनी को सामने रखकर सरकार कोई अहम कदम उठाएगी? आखिर यह मसला हल कैसे होगा, या जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल ने यह पूरा मामला उठाया है, अब इस मामले की तशफ़ी किस तरह से होगी और यह मामला आखिर हल कैसे होगा? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा मामला लक्षद्वीप से अब दिल्ली पहुंचता नजर आ रहा है और इस पूरे मामले पर अब एक तरह से सियासत भी गर्मा रही है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त डॉक्टर मोहिबुल हक साहब, जो कि प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद औगे साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, लक्षद्वीप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके अलावा बीजेपी के तर्जुमान भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं डॉक्टर मोहिबुल हक साहब, आपका सर बहुत इस्तकबाल है, और मोहम्मद औगे जी आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मोहम्मद औगे साहब, सर मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर। लक्षद्वीप के इस मामले को हम देख रहे हैं कि लोगों में लगातार एक बेचैनी है मुसलसल, और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी बढ़ती जा रही है। लक्षद्वीप से पूरा मामला दिल्ली पहुंच चुका है। बीजेपी के एक डेलीगेशन ने होम मिनिस्टर से बाकायदा मुलाकात की है। क्या लग रहा है आपको कि अब इस मामले पर वाकई में एक तरह से सियासत शुरू हो गई है? हाँ, अभी आप सबको मालूम है कि ये मामला अभी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया में केरल में और केरल राज्यसभा, ये केरल राज्य के संसद में भी ये बात कल उसने एक ये पास किया था जी कि लक्षद्वीप के साथ ही सब पॉलिटिकल पार्टीज, केरल के सब पॉलिटिकल पार्टीज और केरल की सरकार और केरल के सब लोग हमारे साथ जुड़े रहने का और हमको ये सपोर्ट देने का वादा किया है। क्योंकि हम सब जानते हैं लक्षद्वीप का पॉलिटिकल एंट्री 1967 से हो रहा था। उधर का पहला चुनाव हुआ MP हमारे बुजुर्ग माननीय PM सईद साहब रह चुके थे। वो हमारे आइलैंड के लिए, हमारे भारत की संविधान में जो भी प्रोविजन था, क्योंकि उधर के लोगों के लिए जितना भी प्रोविजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर उपलब्ध थे, उसको नियम में बदलकर 1967 से लेकर उसने बहुत जोर लगाकर इत्मीनान से, और उन छोटे जगह आप सब जानते हैं लक्षद्वीप एरिया और लक्षद्वीप कहाँ है, केरल के पास अरब सागर में है, उसमें 32 आइलैंड है। 32 आइलैंड में 10 आइलैंड में ही आबादी है, और वो 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया समंदर के भीतर बहुत सुंदर लगून्स, ब्लू लगून्स
और उसके जैव संपत्ति है, कोरल्स है, उधर का एक ही एग्रीकल्चर है, वो मोहम्मद नारियल औगे है। सर, बहुत मुख्तसर में मैं समझना चाह रहा हूं कि आखिर समुद्र इतना से- पीसफुल, जिस तरह से आप लक्षद्वीप के बारे में बता रहे हैं, इतना पीसफुल, आखिर यहां पर यह पॉलिटिक्स कैसे शुरू हो गई? इस तरह के हालात, इस तरह की बेचैनी कैसे शुरू हो गई? हालात शुरू हुई कि 2020 दिसंबर में हमारा एडमिनिस्ट्रेटर दिनेश्वर शर्मा जी का निधन हुआ था। उनका इंतकाल हो गया अचानक। उसके बाद भारत सरकार ने प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी को उधर का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया, क्योंकि 2020 दिसंबर तक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने वालों का एक वो क्वालिफिकेशन माना जाता था, क्योंकि वो आईएएस, पहले आईएएस होता था। 2016 के बाद रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हमारे फरूक खान साहब आए। उसके बाद 2019 दिसंबर में दिनेश्वर शर्मा जी आए। दिनेश्वर शर्मा जी के आने के बाद आप सबको मालूम है, भारत में और विश्व में वे कोविड का वे प्रभाव, एपिडेमी शुरू हुआ था। उसने उसको नियंत्रण कर, उनने बहुत अच्छी तरह से उसको नियंत्रण में रखा। दिसंबर तक, मार्च से लेकर दिसंबर तक लक्षद्वीप को 0 एरिया और ग्रीन जोन पर कायम रखा उन्हें। उसकी बहुत लक्षद्वीप के लोग इसलिए बहुत आदर करते हैं, बहुत मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। यानी किसी तरह से एक मौके की तलाश थी कि यहां पर भी एक तरह से सियासत की जाए और जो पीसफुल माहौल है इसे बिगाड़ने की एक तरह से जानबूझकर कोशिश की गई। ये आपके कहने का मतलब है मोहम्मद औगे साहब। सर, दोबारा से आपके पास आएंगे। इस मसले को किस तरह से, क्या आप देखते हैं कि क्या वाकई में मसला हल होगा? क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि जो वहां के मकामी लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, तभी इस पर अगला कदम उठाया जाएगा। मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, और हनीफ अली साहब सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और CWC के मेंबर भी हैं। हनीफ अली साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं मोहिबुल हक साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है जी। सर, मेरा सवाल यह है, जिस तरह से अभी मोहम्मद औगे साहब बता रहे थे कि बहुत पीसफुल लक्षद्वीप हमेशा से रहा है, लेकिन यहां पर अब एक तरह से सियासी खेल शुरू हो गया। क्या आपको लगता है कि इस खेल के पीछे क्या कुछ कारफरमा है? हालांकि आज बीजेपी के डेलीगेशन ने वजीर दाखिला से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि जो वहां के लोकल लोग हैं, लक्षद्वीप के आवाम है, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, तभी इस पर आगे कदम उठाया जाएगा। इस तरह के जो कानून उठाए गए, जो प्रफुल्ल पटेल की तरफ से जो कानून लाने की बात कही गई है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं इस फैसले को बतौर खास मैं शुरू से कहता रहा हूं कि इसके बहुत सारे पहलू हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा पहलू है वो नजरियाती पहलू है इस फैसले का। अगर आप देखें तो नजरियाती पहलू ये है कि बीजेपी की जो नजरिया है, यानी हुकूमत करने का या सियासत का, उस नजरिए के हिसाब से उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान एक कल्चरली होमोजेनियस कंट्री होना चाहिए, यानी 1 पीपल 1 नेशन 1 कल्चर। तो ऐसी बात है कि लक्षद्वीप देखिएगा एक कल्चर डिफरेंट है, इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, और हमेशा से इंडिया के साथ रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां भी दी हैं उन लोगों ने। तो अब जो ये फैसला लिया गया है वो इसलिए लिया गया है कि ये जो यानी गोलवालकर की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ इंटरनल थ्रेट्स हैं, और उस इंटरनल थ्रेट में सबसे पहला नाम मुसलमानों का आता है। क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है जहां पे 96-97% है, इसलिए कुछ सेक्शन बीजेपी का, आरएसएस का ये समझता है कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। बहुत खुशी की बात यह है कि अमित शाह ने ये कहा है, होम मिनिस्टर ने कहा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर यानी लक्षद्वीप के लोग, सबसे पहली बात यह है कि जो लक्षद्वीप के लोग हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाए,
और कोई फैसला किया जाए तो ये ऊपर से इंपोज किया गया फैसला समझा जाएगा और इस फैसले का बहुत नुकसान होगा। दूसरी अहम बात कि ये कैसे कहा जाए, गुंडा एक्ट मिसाल के तौर पे जी वहां पे लगा दिया गया जहां पे क्राइम रेट नहीं के बराबर है। यानी ऐसी बात है कि आप रेगिस्तान में कहिए कि साहब हम वहां पे डैम बनाएंगे, डैम जब पानी नहीं होगा तो डैम कहां से बनाएंगे। गुंडा एक्ट लगाया गया, उसके पीछे की सबसे बड़ी बात यह है कि जब अगर मान लिया रिजेंटमेंट हो, जमीनों के एक्वायर करेगी हुकूमत, अगर यानी लोगों के जमीनों को जब एक्वायर करेगी और जब वो रिजेंटमेंट होगा, वहां से लोगों का एहतजाज होगा, तो उनको गुंडा एक्ट लगा करके साल भर के लिए जेल में अंदर कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि गुंडा एक्ट की जरूरत की है वहां पे। पहले गुंडे पैदा किए जाएंगे एक कानून के हिसाब से, जो लोग एहतजाज करेंगे उन्हें गुंडा डिक्लेयर किया जाएगा, फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और कहा जाएगा देखिए वहां पे एक वॉलेटाइल सिचुएशन आ गई है। तीसरी अहम बात, जो पटेल साहब का फैसला है, जिसके लिए मैं ये समझता हूं कि उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, लक्षद्वीप में एक भी कोविड केस नहीं था। इन्होंने क्वारंटाइन के सिलसिले में जो कानून बदला, उस नतीजे में आज 70,000 की आबादी में 5,000 यानी कोविड के केसेस हैं वहां पे। अगर यह है तो इसका जिम्मेदार कौन है? यह डिजास्टर्स पॉलिसी, ये ऐसी पॉलिसी जो मास मर्डर की तरफ ले जाती है लक्षद्वीप के लोगों को, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट है इनके अंदर? तो आइडियोलॉजिकली इतना ब्लाइंड नहीं होना चाहिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को कि एक हिंदुस्तान जो एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें डिफरेंट टाइप के कल्चर हैं, डिफरेंट टाइप के। मैं हनीफ अली साहब आपके पास आना चाहूंगा। हनीफ अली साहब, क्या वाकई में जो बात यहां पर मोहिबुल हक साहब कह रहे हैं या उससे पहले मोहम्मद औगे साहब ने जो बातें कही कि जबरदस्ती ये चीजें थोपी जा रही हैं, लक्षद्वीप के आवाम पर ये चीजें थोपी जा रही हैं? जो मिसाल यहां पर मोहिबुल हक साहब ने गुंडा एक्ट की दी कि यहां पर क्राइम ना के बराबर है, फिर इस एक्ट की क्या जरूरत है? यानी जबरदस्ती चीजों को थोपा जा रहा है एक तरह से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि लक्षद्वीप यानी हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा है। और दूसरी चीज, वहां के मुसलमानों पर शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वहां के मुसलमान पहले देशभक्ति पे यानी अमल करते हैं, नेशनलिस्ट हैं, उसके बाद सब काम करते हैं। तो वहां से कोई आतंकवादी ये जम्मू कश्मीर नहीं है जहां पर आतंकवाद फैला था। ये लक्षद्वीप बहुत ही पुरअमन और पुरसुकून लोग हैं वहां पर, और बहुत ही मैं 2 बार जाकर आया हूं लक्षद्वीप। अभी हाल ही में मैं लक्षद्वीप गया था। तो लक्षद्वीप जो है बहुत ही यानी यूं समझिए कि अगर सब ये बोलते हैं कि कश्मीर जन्नत है, तो मैं ये कहूंगा कि लक्षद्वीप भी दूसरी जन्नत है हिंदुस्तान में। तो ये लक्षद्वीप का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, कुछ ड्राफ्ट बना है। हनीफ अली साहब, सवाल तो यही है, जैसा कि अभी सवाल तो यही है कि आखिर इस जन्नत को आखिर नजर क्यों लगाई जा रही है? इस जन्नत में आज बेचैनी जैसे हालात हैं, लक्षद्वीप के लोग आज परेशान हैं। प्रफुल्ल पटेल की तरफ से जो कदम उठाया गया है, जो एक्ट लाए जा रहे हैं, इन फैसलों से आवाम में बेचैनी है। आखिर ये कदम उठाए क्यों जा रहे हैं हनीफ साहब? देखिए, आप सुनिए। हाँ, वही बता रहा हूं मैं। प्रफुल्ल पटेल जी जो है वहां पर एडिशनल चार्ज लिए हैं एडमिनिस्ट्रेटर का, यानी फुल चार्ज में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने जो भी चीज की शुरुआत की थी, तो ये वहां के जो अवाम है उनसे जो मुझे मालूम हुआ है कि वहां के कलेक्टर, एक IAS कलेक्टर है वहां पर, मुस्लिम ही है वो, तो उनकी तरफ से ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है वो अप्रूव्ड यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ नहीं है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से हुआ नहीं है। तो अब जैसा कि बीजेपी का जो डेलीगेशन है, नहीं चीजें हुई नहीं, लेकिन एक शुरुआत तो हो गई है, भी मिला है, एक शुरुआत तो बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। नहीं, अभी सेंटर में आपकी हुकूमत है, सेंटर के अंडर में लक्षद्वीप आता है, तो एक शुरुआत तो आपकी तरफ से ही हुई है ना हनीफ साहब, इसे तो मानेंगे आप? मैं आपको यही बताना नहीं, ये देखिए, आप बीजेपी की तरफ से कोई शुरुआत नहीं हुई है, ये ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई शुरुआत हुई है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि वहां पर जो कलेक्टर हैं वो मुस्लिम ही है, वो ये ड्राफ्ट तैयार किए हैं, लेकिन वो अप्रूव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं हुआ है, जैसा कि अमित शाह जी ने एश्योरेंस दिया है कि अवाम को भरोसे में डॉक्टर अजय उपाध्याय जी तक कोई भी काम वहां पर नहीं किया। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपने हनीफ अली साहब को भी आपने सुना। अब सवाल ये उठ रहा है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी कि
इन चीजों की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। सारे लोग ये मानते हैं कि लक्षद्वीप एक पीसफुल जगह है जहां पर क्राइम बिल्कुल ना के बराबर है। यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात की जाए तो तकरीबन 95% से ज्यादा है। इसके अलावा इस तरह के जो एक्ट लाए गए हैं, क्या इसे शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए? अब्बू साहब, ये सिर्फ शक की नजर से नहीं, ये नैतिक दृष्टिकोण से भी, भारत की संप्रभुता के दृष्टिकोण से भी, और एक सामरिक क्षेत्र है उसको शांति को भंग करके अशांत करने का भी एक प्रयास है। मैं उन दृष्टिकोणों से भी देख रहा हूं। मेरी पार्टी ने लगातार इन चीजों को माननीय प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति को भी लिख करके, राहुल गांधी जी ने और हमारे बाकी नेताओं ने बात कही है कि कम से कम ऐसे सांस्कृतिक धरोहर से परिपूर्ण शांतिपूर्ण एक क्षेत्र को आप अशांत करने का प्रयास और उसकी संप्रभुता को, उसके सामरिक महत्व को कहीं ना कहीं छत फिचत करने का प्रयास कर रहे हैं, जो निंदनीय है और इसको कभी भी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात सिर्फ लक्षद्वीप के उस छोटे से द्वीप की नहीं है, उसमें 10 द्वीप हैं जहां पे लोग रहते हैं। बात इस देश की हर उस इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को, क्षेत्र की महत्ता को आप खत्म करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं इस पर मैं कुछ बात करना चाहूंगा। ये अचानक के सारी चीजें नहीं आई है, इसके बैकग्राउंड को आप जरा समझे। गृह मंत्री जी अमित शाह जब के बाद गुजरात के गृह मंत्री जो प्रफुल्ल साहब रहे, प्रफुल्ल साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, 35वें एडमिनिस्ट्रेटर है वहां। क्या इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर की रहती थी क्षमता, उसकी योग्यता? वो ज्वाइंट सेक्रेटरी जो होम मिनिस्ट्री ऑफ होम के ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के नीचे का अधिकारी होता था। गृह मंत्री ऑलरेडी, उनको कैसे वो रिपोर्ट करेंगे केंद्र सरकार में? यहां तो प्रश्न यहीं से शुरू होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले से मानसिक तौर पे सरकार तैयार है कि ऐसे व्यक्ति को, अपने आदमी को, एक पॉलिटिकल आदमी को बैठाए। अभी तक कोई पॉलिटिकल आदमी प्रशासक नहीं बनता था। जो समस्या पर अभी चर्चा हुई कुछ ही दिन पहले, आप देखेंगे किस तरह जिला पंचायत स्तर पर जो वहां का फैब्रिक था और उन लोगों के अंदर में जो अधिकार क्षेत्र थे, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री के हों या फिशरी के हों, एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर के हों, उन अधिकारों को छीन लिया उन लोगों से। अब जो है नशाबंदी जो वहां पे जिस तरह से शुरू से रही है, उस नशाबंदी में देखा जाए तो 10 में से 3 ऐसे बड़े द्वीप हैं, उन पर इन लोगों ने कहा सर आप पी सकते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके सांस्कृतिक धरोहर, उनकी सोच को बदलने का है। जबकि गुजरात से आते हैं प्रफुल्ल पटेल साहब, और गुजरात में नशाबंदी है, लेकिन वहां नशाबंदी ओपन कर रहे हैं। कोई ना कोई माफिया इसके पीछे काम कर रहा होगा। कहीं ना कहीं लिक्विड जो माफिया है, उसके जो रैकेट है वो काम कर रहे होंगे, मैं मानता हूं ये। जहां तक बात है पासा, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी, आप ही ने बताया और पूरा देश जानता है, एनसीआरबी का आंकड़ा है, भारत सरकार का आंकड़ा है कि 0% एक तरह से वहां पे क्राइम है, शांति है। फिर आप पासा क्यों ला रहे हैं? ऐसा कानून जो है बिल्कुल जो एक हकीकत है उससे चीजें बिल्कुल अलग हटकर है, और इसी वजह से इसे शक की नजर से एक तरह से देखा जा रहा है। इसी वजह से लक्षद्वीप के लोगों में एक बेचैनी देखी जा रही है। मैं मोहम्मद औगे साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि इस पर पहले गौर व फिक्र किया जाएगा, वहां के जो लोकल लोग हैं उन्हें एक तरह से कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, उसके बाद ही इस पर आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है, होम मिनिस्टर जी ने इसको सुना है, पॉलिटिकल पार्टी और एमपी को सुना है, और उसके बाद उसने यही सलाह दिया है। वही होना चाहिए। आज तक डेवलपमेंट का मामले में लक्षद्वीप को ऐसा ही समझा जाता है, क्योंकि उधर रहने वालों की कॉन्फिडेंस में लेकर ही ये कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि लैंड एरिया बहुत कम है, सब शोर एरिया है। और ये हम जानते हैं, प्रफुल्ल पटेल जी ने भी यही बात कही है कि जो कदम उठाया जा रहा है, जो एक्ट लाए जा रहे हैं, इससे लक्षद्वीप का डेवलपमेंट होगा, लक्षद्वीप में तरक्की होगी। अगर लक्षद्वीप का डेवलपमेंट है तो ये फिशरमैन लोगों की शेड उजाड़ने की और टेम्पररी जो काम करने वालों की, अभी 600 लोगों की वो निकाल दिया गया है, वो डेवलपमेंट कैसे होता है? आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उधर की ह्यूमन इंडेक्स, यानी कि नेशनल रेशियो में सबसे अच्छा लिटरेसी रेट वहां है, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी में
क्योंकि लेडीज का, अरे औरतों का ये एजुकेशन लिमिट 90% से ज्यादा है। भारत में कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उधर का डेवलपमेंट आने से वो उधर की रहने वालों का नफा होना चाहिए, उसको उसकी प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसको चैन से रहने का और उसके साथ नीतिपूर्वक सलाह करने की वातावरण होना चाहिए। बिल्कुल। वो अब तक कैसे ऐसे प्रोग्रेस आ रहा है, उसे उधर प्रोग्रेस लाने के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की पहले ज्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर महबूब हक साहब, क्या वाकई में जो चीज मोहम्मद औगे साहब कहना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर कहीं ना कहीं यहां पर अब एक सियासी खेल शुरू होने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, सेंटर की तरफ से? आर्गुमेंट में पटेल साहब के इस आर्गुमेंट में कहीं दम नहीं लगता, या अस्कर अली साहब का आर्गुमेंट जो जिस कलेक्टर का नाम लिया जा रहा है। बात सबसे बड़ी यह है कि जो लक्षद्वीप के लोग हैं वो शराब पीना नहीं चाहते। आप कहेंगे नहीं आपको शराब पीना होगा, आप गुजरात में शराब पे पाबंदी लगाए, जहां के लोग शराब नहीं पीना चाहते उनको कहेंगे नहीं आपको शराब पीना होगा। मैं ये समझ नहीं पाता कि शराब पीने से, गाय पे पाबंदी, गाय के ज़बीहा पे पाबंदी लगाने से आखिर कैसे डेवलपमेंट हो जाएगा। और ये मुझे बात कहीं से लॉजिक समझ में नहीं आती। तीसरी बात, हुंडा एक्ट लगाने से, जहां पे यानी वो जो कहते हैं ना कि डिक्लेयर अ डॉग मैड एंड देन किल इट, नोबडी विल से एनीथिंग। तो पहले एक लॉ बनाइए जिसके तहत लोगों को हुंडा साबित कीजिए और फिर उन्हें गिरफ्तार कीजिए। तो ये एक वोलेटाइल सिचुएशन कर देंगे बहुत इस सियासी अमल से, और ये जो सियासी पॉलिसी है बीजेपी की, इससे हिंदुस्तान की सालमियत को आने वाले दिनों में बहुत खतरा लाक होगा। बिल्कुल। हनीफ अली साहब, बड़ा अच्छा पॉइंट यहां पर महबूब हक साहब ने उठाया कि आखिर ये कैसा डेवलपमेंट है, सेंटर किस तरह के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है। अगर लोग वहां पर शराब नहीं पीना चाह रहे हैं, वहां पर शराबबंदी है, तो सरकार क्यों जबरदस्ती कर रही है? मेरा फिर वही सवाल है कि चीजों को आखिर थोपा क्यों जा रहा है? देखिए आप, वहां पर 10 जो आइलैंड्स हैं वहां पर पूरे शराब पे हर चीज पे पाबंदी है, और एक आइलैंड है बंगारम, तो वहां पर शराब पे यानी पाबंदी नहीं है। तो खैर ये जो चीज है ये तो एक समझो आप एक बनाया गया है ड्राफ्ट, लेकिन उस पे अमल यानी उसको यानी पास करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। तो जैसा कि अमित शाह जी ने कह दिया है कि बगैर वहां के अवाम की कॉन्फिडेंस के कोई काम नहीं किया जाएगा, और यकीनन यानी जैसा कि अमित शाह जी ने बताया है और भारतीय जनता पार्टी तो प्रफुल्ल पटेल जी ने तो वहां के अवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। वहां पर जिस तरह का कदम उठाया गया है, लग रहा है कि एक तरफा एक कदम उठाया गया है। तो नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूं, प्रफुल्ल पटेल जी एडिशनल चार्ज पे हैं वहां पर। वहां के जो कलेक्टर है उन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया था। तो खैर वो ड्राफ्ट यानी वो तो ड्राफ्ट ही है, लेकिन वो पास होना नहीं होना वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इख्तियारात में है, होम मिनिस्ट्री के इख्तियारात में है। तो वो जो भी है अमित शाह जी ने एश्योरेंस दिया है उसी पर अमल होगा। ठीक है। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, जो बात हनीफ अली साहब कह रहे हैं कि अभी एक तरह से शुरुआत है, अभी तो एक ड्राफ्ट बना है और ये सेंटर के पास आएगा, फिर सेंटर इसमें एक तरह से गौर फिक्र करेगा, और अमित शाह जी ने खुद कहा है कि अवाम को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, उसके बाद कुछ किया जाएगा। सरकार की इन बातों को किस तरह से देखा जाए? देखिए, क्रोनोलॉजी को समझिए। इससे पहले पासा लाया गया जनवरी में। पासा में जो है नॉन अवेलेबल वारंट आप किसी को जारी कर सकते हैं, 1 साल के लिए किसी को कैद कर सकते हैं। सीआरपीसी का जो धारा है उस पर नहीं लागू होगा, बिना ट्रायल का उसे हम जेल में कैद कर सकते हैं। और अप्रैल में ये जो रेगुलेशन एक्ट है, लक्षद्वीप डेवलपमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट 21, और 19 मई तक ऑब्जेक्शन इस पे आमंत्रित किए गए थे। मैं पूछना चाहता हूं, जो भाजपा के हमारे साथी ये कह रहे हैं कि कलेक्टर ने तैयार कर दिया 186 पेज का, 186 पेज का 30 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले दायरे में जो हमारी वहां पे जनता रह रही है उसके लिए 186 पेज का आपने जो ये रेगुलेशन एक्ट बनाया, उसमें ऑब्जेक्शन आमंत्रित किया। क्या बिना प्रफुल्ल पटेल के और बिना अमित शाह के इंस्ट्रक्शन के ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। इसलिए झूठ कि कलेक्टर ने किया, हटाइए यदि बिना आपकी अनुमति से किया तो पहली बात। दूसरी बात, ये जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट की सच्चाई को समझिए। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की इच्छा होगी
किसी को बेघर कर सकती है, जमीन एक्वायर कर सकती है, कहीं भी कोई भी कार्रवाई वो कर सकते हैं। इसमें पूरी तरह से मेंशन है, इसको पूरा डिटेल्स में आप पढ़ें। और इसका उदाहरण नहीं, लेकिन अमित शाह जी ने कहा है कि अमित शाह जी ने कहा है कि पहले हम इसके गौर फिक्र करेंगे, देखेंगे तमाम चीजों को, उसके बाद ही इंप्लीमेंट होगा इसका। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस अमित शाह जी के बयान को किस तरह से देखती है। अबू साहब, अमित शाह जी के बयान को क्या लिया जाए सीरियसली? अमित शाह वही है ना जो करंट लगेगा या पाकिस्तान में दिए जलेंगे, ऐसे लोग जो इस सत्ता में हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता सियासत में इस लेवल पर, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अमित शाह जी ने सीएए पर क्या हंगामा पूरे देश में पैदा किया, दिल्ली में पैदा किया, सबने देखा है। अमित शाह सिर्फ वो कहते हैं, भाजपा के लोग कहते कुछ है करते कुछ है, दोहरा चरित्र है इनका, चाल चेहरा चरित्र पूरा देश देख रहा है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है, ना तो भारत के सांस्कृतिक धरोहर से कोई चिंता है, ना भारत के लोगों से चिंता है। ये देश को ठीक है, नहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लक्षद्वीप के अवाम में अगर बेचैनी है, वहां की जो अपोजिशन या जो सियासी पार्टियां अगर उनमें बेचैनी है इस एक्ट को लेकर, इस ड्राफ्ट को लेकर, तो इस पर सरकार क्या कुछ करती है, या जो बयान अमित शाह जी की तरफ से आया है कि वो वहां के अवाम को पहले कॉन्फिडेंस में लेंगे, क्या इन तमाम चीजों पर एक तरह से अमल आवरी होगी? क्या वाकई में सरकार साफ नियत के साथ इस पर अमल करेगी और लक्षद्वीप के अवाम की जो बेचैनी है उस पर सरकार काम करेगी? यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद औगे साहब, मुहिबुल हक साहब और हनीफ अली साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।